डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने जो फ्रिक्शन टाइप्स बेरिंग है, मतलब ही जिनका इस्तेमाल करके हम लोग हेवी जो वर्क होता है ये हेवी वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन लोड जो है ये लोड मायने रखता है। मतलब ये बेरिंग जो हम लोगों ने देखी है, जिनको फ्रिक्शन बेरिंग कहा जाता है, या प्लेन बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, जर्नल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, ये सभी, या प्योर्ड बेरिंग, ये सभी जो टाइप्स हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे देखे, वो सभी फ्रिक्शनल बेरिंग के टाइप्स है। फ्रिक्शनल मतलब क्या है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ऐसी जगहों पे जो बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है, दीज आर नोन एज अ फ्रिक्शनल बेरिंग। सो इनके अलावा हम लोगों ने बेरिंग क्या है वो भी देख लिया था, बेरिंग के टाइप्स देख लिए थे। सो यहाँ पे हम लोग अगर ड्राइंग में देखेंगे तो हम लोगों को बेरिंग का मेन इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो दिखा है। सो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोगों ने सेट किए हुए हैं, जैसे कि ये असेंबली में बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो पावर जो है, ये पावर एक जगह पे जनरेट होती है, पावर हम लोग उसको मोशन भी बोल सकते हैं। और वो पावर जनरेट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, मशीन के अलग अलग हिस्सों में उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। सो एक जगह पे वो जनरेट होती है और बहुत सारे स्टेशन है, उनको स्टेशंस कहा जाता है, जहाँ पे वो पावर को क्या किया जाता है, डेस्टिनेशन कहते हैं, उन स्टेशन या डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। और ये एक नहीं होता है, मशीन के असेंबली में ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर मोशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पावर को कम किए बिना या फिर मोशन को कम किए बिना ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो मीडिया है जो पावर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, वो बहुत सारे मीडिया हम लोगों ने देखा कि गियर है, चेन ड्राइव्स है, बेल्ट ड्राइव्स है, रोप ड्राइव्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनके थ्रू पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन जब ये चलते हैं तो इनके अंदर फ्रिक्शन होने का चांस जो होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है। और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, तो पावर जनरेट होती है लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो शाफ्ट के जरिए पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शाफ्ट की जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा क्या होता है, चलते समय उसका इलोंगेशन, मतलब गोल गोल अपने सेंटर से गोल घूमने के बजाय ये अंडे के आकार में घूम सकता है जितनी लेंथ ज़्यादा होगी। तो ऐसे समय पे उसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कम होती है। मतलब क्या है, जितनी पावर हम लोगों को आगे तक पहुंचानी है वो पहुंचाई नहीं जा सकती है। तो इसके लिए एक ऐसा मीडिया रिक्वायर्ड होता है कि जो शाफ्ट को उसी जगह पे घुमाते रहने का काम करे, उसको वो सेंटरलेस ना होने दे। मतलब जो अपने सेंटर में घूमने का काम करता है वो सेंटर से बाहर ना घूमे। इसके लिए क्या किया जाता है, सपोर्ट के तौर पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद बेरिंग जो है, इन बेरिंग्स को लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर को पावर जनरेट कर रही है, फिर यहाँ पे बेरिंग लगाई गई, यहाँ पे सेकंड बेरिंग, यहाँ पे थर्ड बेरिंग, यहाँ पे फोर्थ बेरिंग लगाई गई, और उसके बीच में जो भी एक्चुएटर्स है या अलग कोई ऑपरेट करने वाली चीज़ें हैं उनको लगाया गया। तो इसका मतलब हम लोगों ने यही समझ लिया है कि विदाउट बेरिंग हम लोग पावर ट्रांसमिशन जो है, ये पावर ट्रांसमिशन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। मतलब क्या है, पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट्स के अंदर या मोशन को ट्रांसमिट करना है या स्पीड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है इक्विवेलेंट लेवल में या इक्विवेलेंटली, तो फिर वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, असेंबली में बेरिंग इस्तेमाल होता है। इसीलिए हर किसी मशीन के अंदर हम लोगों को बेरिंग जो है, ये बेरिंग्स मिलती है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई, ये तो डायग्रामेटिक इन 3 डायमेंशनल इमेजेस है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग मशीन्स की, उसके साथ में एक्चुअल इमेज कैसी होती है ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे बेरिंग जो है हाउसिंग में लगाई गई है और उनके थ्रू क्या किया गया है, उसको पावर को आगे तक पहुंचाया गया है। कहाँ है, तो ये गियर बॉक्स है जिनके अंदर उसको डाला गया है। सो हम लोगों ने पिछले क्लास में जब हम लोगों ने सरफेस टेस्टिंग इक्विपमेंट्स देखे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कि जो सिग्नल्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे भेजने का काम करता है, जिसको हम लोग रिपीटर भी कहते हैं। उसके साथ में हम लोग उसको एम्पलीफायर भी कहते हैं। सो ये जो एम्पलीफायर है वो क्या काम करता है, जो सोर्स होता है वहां से मिलने वाला जो सिग्नल है, जब उसके पास में आता है तो थोड़ा सा वो वीक हो जाता है, उसको वापस क्या करता है, वो रिफाइन करके और अच्छी तरीके से और ज़्यादा तेज़ी से आगे भेजने का काम करता है। सो गियर बॉक्स भी क्या काम करते हैं असेंबली में,
वही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मोटर क्या कर रही है, पावर को जनरेट कर रहे हैं। और रिक्वायर्ड पावर असेंबली में कितनी चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड पावर जनरेट करने का काम किसके थ्रू किया जाता है, इन अलग अलग गियर बॉक्स के थ्रू किया जाता है। तो असेंबली में खाली कपलिंग जो होती है, देखिए यहाँ पे कपलिंग का असेंबली दिखाई है। तो कपलिंग क्या काम करती है, दो पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करती है। या शाफ्ट की अगर लेंथ हम लोगों को बढ़ानी है तो उसको बढ़ाते समय कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए हम लोग टेम्पररी या परमानेंट तौर पे असेंबली को रख सकते हैं, जब चाहे उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया गया है, गियर बॉक्स को बिठाया गया, मतलब यहाँ से पावर जनरेट जब होगी तो वो पावर कितने स्पीड में, कितने टॉर्क के हिसाब से आगे तक जानी चाहिए, या शाफ्ट को कैसे घुमाना है, ये गियर बॉक्स डिसाइड करेगा। और गियर बॉक्स के असेंबली के हिसाब से क्या होगा, उतना ही पावर जो है ये आगे ट्रांसमिट होगा। तो ये असेंबलीज यहाँ पे, असेंबली जो है यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये कैसे है, तो यहाँ पे उसको और अच्छी तरीके से बताया गया है। सो दीज आर द लोडिंग इक्विपमेंट्स। लोडिंग मतलब क्या है, भार जो होता है वो भार सहन करने वाली सामग्री जो यहाँ पे लगाई गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर को इक्वलाइज किया जाता है, और जो मोशन है या गति है या पावर है उसको अच्छी तरीके से पूरे असेंबली में जहाँ तक हम लोगों को चाहिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेरिंग्स की असेंबली में किस तरीके से इस्तेमाल करके उसके थ्रू असेंबली को चलाया जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया। ये हम लोगों को देखना है कि पिछले हम लोगों ने क्या देखा था, पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने फ्रिक्शनल बेरिंग जो है उसके टाइप्स देखे थे। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर रोलिंग एलिमेंट जो होते हैं, ये रोलिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा मेन काम जो है वो मेन काम निभाते हैं। मतलब क्या है, रोलिंग होने वाले एलिमेंट्स। जो क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है रोलर, बॉल्स, अलग अलग शेप के हिसाब से पावर कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके हिसाब से, लोड कौन सी जगह से आ रहा है, क्या वो थ्रस्ट है, एरियल है, एक्सियल लोड है, थ्रस्ट लोड है, या फिर अगर हम लोग देखें तो मल्टी डायरेक्शनल लोड है, तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है, बेरिंग जो है ये बेरिंग डिजाइन की गई। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये फ्रिक्शनलेस बेरिंग होती है। इनके अंदर फ्रिक्शन जो होता है ये ना के बराबर होता है। मतलब क्या है, जो घूमने वाले बेरिंग के हिस्से होते हैं इनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स लगाए जाते हैं जिनको बॉल या रोलर कहते हैं, जो मेटल से बने हुए रहते हैं। उनका जो कांटेक्ट होता है किसी भी सरफेस के साथ में, ये कांटेक्ट कम से कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कम से कम फ्रिक्शन पैदा करके चलते हैं, जिसकी वजह से पावर जो है एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। ये ध्यान में रखना है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रिक्शनल बेरिंग को और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग को, तो ये ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शनल बेरिंग जो है ये सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं। मतलब क्या है, सबसे ज्यादा भार सहने की जो ताकत होती है उनके अंदर होती है। और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में अगर हम लोग देखेंगे कंपेरेटिवली, तो जो भार सहन करने की ताकत होती है वो कम रहती है कंपेयर टू फ्रिक्शनल बेरिंग। ये ध्यान में भी रखना है कि ये जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है इनको बनाया जाता है सबसे ज्यादा स्पीड में चलाने के लिए। कुछ बेरिंग्स बनाई जाती है स्पीड और लोड के साथ में चलने के लिए, लेकिन फ्रिक्शनल बेरिंग जो होती है उनके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोड जो है ये लोड कैरी कर सकते हैं ज्यादा स्पीड पे, मतलब हाई स्पीड पे हम लोग फ्रिक्शनल बेरिंग को नहीं चला सकते। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग्स जो है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग कौन से होती है, तो जैसे हमारे पास में होती है बॉल बेरिंग्स जो यहाँ पे है, रोलर बेरिंग्स, टेपर रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग्स, थ्रस्ट रोलर बेरिंग्स। ये जो है ये निडल रोलर बेरिंग्स, ये जो है ये टाइप्स है एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के। जिसके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग्स कहते हैं। ये जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। फ्रिक्शन जो बेरिंग्स है, इन फ्रिक्शनल बेरिंग्स में शाफ्ट का जो सरफेस है ये बेरिंग के साथ में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उसके कारण क्या रहता है कि वो हमेशा शाफ्ट और बेरिंग दोनों जो है ये घिसते रहते हैं। इसकी वजह से कुछ समय के बाद ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग और शाफ्ट जो है ये क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है इन एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का असेंबली में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन बेरिंग्स में शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट डायरेक्टली फ्रिक्शन नहीं करता, इसीलिए बहुत
लंबे समय तक चलाने के लिए या चलाने के बाद शाफ्ट जो है ये खराब नहीं होता है। उसकी जगह पे क्या खराब हो जाती है, तो जो इस्तेमाल की हुई बेरिंग्स है वो बेरिंग्स खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग उसका मेंटेनेंस ना करें, तो अगर सही तरीके से उसको ऑयलिंग और ग्रीसिंग टाइम टू टाइम करते जाएंगे, बेरिंग को मेंटेन रखेंगे, तो ये बेरिंग बहुत समय तक चलती जाएगी, जो आपको शाफ्ट हब दोनों को क्या करेगी, सेफ रखने का काम करेगी। सो ये ध्यान में रखना है कि इनकी वजह से क्या है, शाफ्ट भी डैमेज नहीं होता है और ना ही हब का सेक्शन है जहाँ पे बेरिंग बिठाई जाती है वो भी डैमेज नहीं होता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है, जो फ्रिक्शन कम करने के लिए इन बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ जगह मशीन के अंदर ऐसे है जहाँ पे हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेरिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहाँ पे हम लोगों को उन बुश बेरिंग का इस्तेमाल ही करना पड़ता है, मतलब फ्रिक्शन बेरिंग का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। सो बेरिंग है, बेरिंग के खराब हो जाने पर मात्र उसको बदलने की आवश्यकता होती है और कोई पार्ट हम लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये जो फ्रिक्शन या एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो होते हैं, ये एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में मेटल जो है, ये मेटल की जो सरफेस होती है जिनसे हम लोग इन एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग को बनाते हैं, उनके जो सरफेसेस है, ये सरफेस के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस, इस तरीके से ये जो है ये स्लिप नहीं होती है। मतलब क्या है, फिसलती नहीं है, चलती नहीं है। मतलब इन बेरिंग्स के अंदर जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शनल बेरिंग देखा, तो वहां पे शाफ्ट का सरफेस और बेरिंग का सरफेस एक दूसरे के साथ में रगड़ खा के चलते हैं, मतलब फ्रिक्शनेट होके चलते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बेरिंग के जो सरफेसेस है ये एक दूसरे के साथ में घिस के नहीं चलते या ज्यादा कांटेक्ट करते हुए नहीं चलते हैं। सो उनके अंदर, दोनों सरफेसेस के अंदर क्या होते हैं, बॉल्स या फिर रोलर्स जो है, ये बॉल्स या फिर रोलर्स जैसे यहाँ पे दिखाए गए, जिनको हम लोग रोलिंग एलिमेंट कहते हैं, मेन पार्ट ऑफ एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। सो बॉल रोलर्स जो है ये क्या होते हैं, ये मेन पार्ट्स है। सो इनके बीच में, कांटेक्ट होने वाले पार्ट्स के बीच में क्या करते हैं, इन रोलिंग एलिमेंट्स या फिर मतलब जिनको हम लोग रोलिंग एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि बॉल और रोलर के नाम से जानते हैं, ये रोलिंग एलिमेंट्स का वहां पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, बेरिंग का एक हिस्सा जहाँ पे शाफ्ट बैठने वाला है वो हिस्सा, और जो बेरिंग का आउटर डायमीटर है जो हब में बैठने वाला है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कभी कांटेक्ट नहीं करते हैं। ये किन के थ्रू कांटेक्ट होता है इनके अंदर, तो जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं बॉल या रोलर्स, तो उनके थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है ये ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है ये समझ लिया। सो ये जो एडवांटेजेस उसके हैं एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग की, ये एडवांटेजेस हम लोगों को देखने हैं। सो पहला एडवांटेज क्या है, तो फ्रिक्शन लेस होता है। इनके वजह से फ्रिक्शन जो है, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं होता है, दोनों शाफ्ट का और हब का एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है, उनको चलाने के लिए या उनको एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट ना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पे रोलिंग एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे ही शाफ्ट घूमेगा क्या हो जाता है, रोलिंग एलिमेंट जो है ये शाफ्ट के साथ में घूमते हैं और फ्रिक्शन कम करते हैं। सो ये ध्यान में रखना है कि घर्षण जहां पे होता है या फ्रिक्शन जहां पे होता है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो है, ये एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग की अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, तो फ्रिक्शनल बेरिंग के साथ, जो फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा करते हैं, जैसे जर्नल बेरिंग्स, और हम लोगों ने बाकी फ्रिक्शनल बेरिंग्स देखे, सॉलिड बेरिंग्स। तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जो कि जिसमें कि पहला हम लोगों ने देखा कि इसमें फ्रिक्शन जो होता है ये बहुत ही कम होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ना के बराबर होता है। मतलब फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है इन एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में। इन बेरिंग्स की जो लाइफ है कंपेरेटिवली फ्रिक्शनल बेरिंग से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इनकी लाइफ क्या है, बहुत अधिक होती है, बहुत सालों तक वो चल सकती है। इन बेरिंग्स को रिप्लेस करना, अगर एक बेरिंग खराब हो जाए और उसकी जगह पे दूसरी बेरिंग लगानी है, तो इनको रिप्लेस करना बहुत ही ईजी है। और उनको रिप्लेस करने के लिए रिप्लेसिंग डिवाइसेस भी आते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बेरिंग को इजीली निकाल सकते हैं। और
और उनकी जगह पे दूसरी बेरिंग जो है, ये दूसरी बेरिंग्स हम लोग फिट कर सकते हैं। मतलब ही इनको बदलना या इंटरचेंज करना आसान होता है। फिर ये जो है बेरिंग्स, ये बेरिंग्स फ्रिक्शन कम करती है। फ्रिक्शन करने की वजह से लुब्रिकेशन की ज़रूरत जो होती है वो कम लगती है। मतलब क्या है, ज़्यादा लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये हम लोग किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, फ्रिक्शनल बेरिंग के साथ में, क्योंकि फ्रिक्शनल बेरिंग में हम लोगों को कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोगों ने लुब्रिकेशन नहीं किया तो बेरिंग ऑटोमेटिकली अपने सभी जो प्रॉपर्टीज उसको खो देगी, वो घिसना चालू हो जाएगी शाफ्ट के साथ में, वो शाफ्ट को भी डैमेज करेगी, अपने आप को भी डैमेज करेगी। तो इसके मतलब ही क्या है कि शाफ्ट को भी चेंज करना पड़ेगा और बेरिंग को भी क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। सो इसीलिए उसको कंटिन्यूसली ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होते हैं, रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम कांटेक्ट करते हैं दो सरफेसेस के बीच में। तो कांटेक्ट कम होने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है। ग्रीसिंग और ऑयलिंग आपने किया एक बार तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं। बहुत समय के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो और वापस वहां पे क्या कर सकते हो, ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर सकते हो। तो ये इसका एक बेनिफिट है, जिसके लिए लुब्रिकेंट्स भी कम लगते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बच जाती है, या कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग्स ज़्यादा स्पीड पर आसानी से काम कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये हाई स्पीड पे काम कर सकते हैं, हाई स्पीड में ये वर्क कर सकते हैं। और कुछ जो शील्डेड बेरिंग्स होते हैं, शील्डेड मतलब कुछ बेरिंग को मैंने वैसे ही बताया आपको, डबल जेड। डबल जेड मतलब वहां पे शील्ड लगाई जाती है। शील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कवर आता है। जो बेरिंग में आपको दिखा रहा हूँ उसके ऊपर क्या होते हैं, कवर आते हैं। सो जिसकी वजह से अंदर का जो लुब्रिकेंट मटेरियल होता है या जो ग्रीस भरा हुआ रहता है वो इंस्टेंटली बाहर नहीं आता, और बेरिंग क्या है, ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट होती रहती है कंटिन्यूअसली बहुत समय तक। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसमें से एक साइड से शील्ड निकालना पड़ता है, बेरिंग में से जो पुराना ग्रीस है या ऑयली सब्सटेंस है उसको निकाल के वापस नया मटेरियल या नया लुब्रिकेटिंग जो भी मटेरियल होता है, ग्रीस, ऑयल या अदर कोई सब्सटेंस, तो वहाँ पे बिठाया जाता है और उसको वापस क्या करते हैं, सील को लॉक, सीलिंग करके उसको लॉक किया जाता है। मतलब वो ग्रीस बाहर ना है। सो इसकी वजह से क्या होता है, बेरिंग की लाइफ भी बढ़ती है और कंटिन्यूसली ग्रीसिंग भी इसके साथ होता रहता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो ये जो है कुछ बेरिंग्स इसके अंदर के शील्ड के साथ में आते हैं। शील्ड मतलब वही कैप, जो बेरिंग का जो ग्रीसिंग होता है या लुब्रिकेशन होता है उसको आजू बाजू नहीं हटने देते, वो वहीं पे उसको रुका के रखते हैं। सो शील्ड के साथ में आते हैं। सो जिसकी वजह से हम लोगों को उनको क्या है, बहुत समय तक ग्रीसिंग या ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है ये जान लिया। तो इन बेरिंग्स में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो फ्रिक्शंस है वो कम होती है। और उसके एडवांटेजेस भी देखिए, जैसे कि फ्रिक्शन लेस, मोर लाइफ, इजी टू इंटरचेंज, लेस लुब्रिकेंट रिक्वायरेशन या लेस लुब्रिकेशन रिक्वायरेशन, हाई स्पीड वर्किंग कैपेसिटी इनके अंदर होती है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। तो कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के टाइप्स जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं, रोलर बेरिंग्स यहाँ पे है, बॉल बेरिंग्स है, निडल रोलर बेरिंग्स है, थ्रस्ट रोलर बेरिंग्स है, जो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। सो इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये है पार्ट्स के बारे में। सो बेरिंग जो है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो है, उन एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के पार्ट्स होते हैं। ये कौन से पार्ट्स है, तो हम लोग ड्राइंग में उसको देख रहे हैं। सो रोलिंग एलिमेंट जो होते हैं ये सबसे मेन पार्ट होता है। रोलिंग एलिमेंट मतलब जो बॉल होते हैं मेटल के, या मेटल के रोलर्स होते हैं या बैरल्स होते हैं। सो ये प्लेन रोलर्स है, या फिर ये बैरल की तरह दिखने वाले, ड्रम की तरह दिखने वाले रोलर्स है। उसको क्या किया जाता है, बराबर सेंटर में थोड़ा सा उभार दिया हुआ रहता है। रोलर क्या है, सिलेंड्रिकल होते हैं लेकिन बीच का जो सेक्शन होता है डायमीटर उसका बड़ा हुआ रहता है। या फिर निडल रोलर मतलब सुई के जैसे पतले वाले रोलर्स होते हैं जो बेरिंग के अंदर बिठाए जाते हैं। सो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के अनुसार बेरिंग के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसके अंदर से हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ही यहाँ पे सीखना है। लेकिन इसके अलावा भी बेरिंग्स आती है जो हम लोग अभी हमारे प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे नहीं देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, इंडस्ट्री में हम लोगों को इससे भी अलग अलग टाइप की बेरिंग जो है ये इस्तेमाल में लानी पड़ती है या उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है उनके पार्ट्स। तो उनके कौन से पार्ट्स है,
सो उसमें से पहला जो है ये है रोलिंग एलिमेंट्स। इसके अलावा एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो है विदाउट रोलिंग एलिमेंट्स काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, रोलिंग एलिमेंट्स के तौर पे बॉल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वो दिखाया गया है ड्राइंग में, बॉल बेरिंग में बॉल्स कहाँ पे लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ का रोलिंग एलिमेंट क्या है, तो रोलर से, रोलर के तौर पे दिखाया गया। यहाँ पे क्या है, ये रोलर टाइप ही है, लेकिन ये कैसा होता है, ये रोलर प्लेन रोलर है, और ये कैसा होता है, बैरल की शेप में। मतलब क्या है, पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल नहीं है, तो उसका बीच का सेक्शन जो है ये क्या हुआ है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स किया गया है, उभरा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये बैरल की शेप में होता है। ओके, और लास्ट में ये कौन सा है, तो निडल टाइप बेरिंग है। ये तो निडल टाइप मतलब क्या है, इसका रोलिंग एलिमेंट जो है, ये रोलिंग एलिमेंट कैसा है, निडल की जैसा है, तो रोलर ही, लेकिन लंबाई में ज्यादा होता है, और निडल के जैसा मतलब सबसे थिकनेस में या डायमीटर जो होता है उसका बहुत ही कम रखा हुआ रहता है। सो ये ऐसे टाइप से बेरिंग के, जैसे कि बॉल बेरिंग हो गया, रोलर बेरिंग हो गया, बैरल बेरिंग हो गया, बैरल टाइप रोलर बेरिंग हो गया, नीडल रोलर बेरिंग हो गया। सो इसके पार्ट्स क्या है, तो पहला हम लोगों ने देखा रोलिंग एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट्स क्या है, बॉल, इसके अंदर क्या है रोलिंग एलिमेंट्स, तो बॉल, इसके अंदर क्या है, तो रोलर, इसके अंदर बैरल रोलर, इसके अंदर कौन सा है, तो नीडल रोलर। तो ये इसके मेन पार्ट्स है। मतलब क्या है, जिसके ऊपर वो बेरिंग जो है, ये बेरिंग क्या करती है, अपना काम या फंक्शन जो है, ये फंक्शन सही तरीके से करती है। इसके अलावा बेरिंग को पकड़ के रखने का काम जो करता है, बेरिंग के अंदर जो बॉल्स होते हैं या रोलर्स होते हैं, उनको पकड़ के रखने का काम जिसके थ्रू किया जाता है, अपनी जगह पे रखने का काम जिसके थ्रू किया जाता है, या बांधे रखने का काम, उसे कहा जाता है केज। उसे क्या कहते हैं, केज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन बॉल्स को या रोलर्स को जिसके जरिए होल्ड किया गया है या जकड़ा गया है अपनी जगह पे, मतलब क्या है, वो अपनी जगह पे घूमते रहेंगे, लेकिन अपनी जगह से हट के आजू बाजू नहीं हो सकते। तो ये काम केज के जरिए किया जाता है। और केज जो होता है वो दो पार्ट्स में बनाया हुआ रहता है, और जिसको रिवेटिंग के जरिए क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉट दिखाई दे रहा है, जैसे मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये रिवेटेड जॉइंट्स है, जिसके जरिए इन केज को क्या किया गया है, लॉक किया गया है, और इनके अंदर वो बॉल्स को फंसाया गया है। बेरिंग के बॉल्स को या रोलर्स को इस तरीके से क्या किया जाता है, अपनी जगह पे अटकाया जाता है या बिठाया जाता है। ओके, तो रोलिंग एलिमेंट्स क्या है ये हम लोग देखेंगे। सो उससे पहले मैं जनरली आपको बता देता हूँ, ये जो है उसको कहा जाता है आउटर रेस। ये जो आउटसाइड बॉडी होती है बेरिंग की, जो आउटसाइड, उसको क्या कहते हैं, आउटर रेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। दूसरा जो होता है इंटरनल सेक्शन, जहाँ पे हम लोग शाफ्ट बिठाते हैं, उसे कहा जाता है इनर रेस। उस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इनर रेस। सो यहाँ पे हम लोगों ने बेरिंग के जो मेन टाइप्स है या पार्ट्स है, उन पार्ट्स को हम लोगों ने देख लिया है। ओके, तो हाँ, मैंने आपको बोला था कि जो केस होती है, सेफ्टी केस, तो देखो यहाँ पे वो दिखाई गई है। ये कवर है या कैप भी कुछ लोग उसको बोलते हैं। ओके, तो ये जो होता है कवर या कैप, ये क्या करती है, ग्रीसिंग होने के बाद ग्रीस को बाहर आने से रोकती है, पूरी तरीके से बेरिंग के उस ओपन जो गैप रहता है, उस गैप के ऊपर जाके यहाँ पे बैठ जाती है, लॉक कर देती है। तो यहाँ से हवा, डस्ट जो है, ये बेरिंग बॉल्स को डैमेज नहीं करती, क्योंकि ये क्या है, अगर ओपन असेंबली होगी तो यहाँ पे ग्रीस के ऊपर या ऑयल अगर छोड़ा है तो उसके ऊपर जाके डस्ट बैठ जाएगी, या कोई अनवांटेड पार्टिकल जाके बैठ जाएगा, और जिसकी वजह से बेरिंग का मूवमेंट जो है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, बाद में बेरिंग डैमेज हो जाएगी। सो ऐसा ना हो और बेरिंग बहुत समय तक अच्छी तरीके से फंक्शन करती रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, ये सुरक्षा के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे क्या किया जाता है, इन केसेस को लगाया जाता है, जिसके जरिए अंदर का जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल है वो अच्छी तरीके से बहुत समय तक काम करता है, और बाहर का जो अनवांटेड सब्सटेंस है या पार्टिकल्स है वो बेरिंग के अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेरिंग के जो मेन पार्ट्स है, उन पार्ट्स के बारे में देख लिया या समझ लिया कौन से पार्ट्स है। अभी उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जैसे कि रोलिंग एलिमेंट्स। रोलिंग एलिमेंट्स कौन से बॉल है, रोलर है, बैरल है, नीडल रोलर है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग एलिमेंट्स कहते हैं। रोलिंग एलिमेंट्स को बनाने के लिए क्रोमियम या क्रोमियम निकल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इन रोलिंग एलिमेंट्स का जो शेप है या आकार है, ये बॉल के जैसा होता है, मेटल के बॉल
या फिर पैरेलल रोलर जिसको हम लोग कहते हैं, या समांतर रोलर बोल सकते हैं, टेपर रोलर होते हैं, नीडल रोलर होते हैं। तो इनके जैसे ये रोलिंग एलिमेंट्स अलग अलग शेप के मिलते हैं, जैसे कि बॉल, पैरेलल रोलर, टेपर रोलर, नीडल रोलर। इनका इस्तेमाल या इनका यूज जो है, ये घूमने वाले जो भी पार्ट्स होते हैं, उन घूमने वाले पार्ट्स का लोड जो है वो लोड कैरी करने के लिए किया जाता है। लोड को कैरी करते हैं, लोड उठाने का काम करते हैं। इनके जरिए क्या करते हैं, लोड या भार जो है वो अपने अंदर समा लेते हैं, जिसकी वजह से जो पार्ट्स इनके ऊपर बैठे हैं ये इजीली मूवमेंट कर सके। फ्रिक्शन कम करने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका जो सरफेस है, ये सरफेस ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन कितना कम करना है, उसके हिसाब से ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन जो है इन बेरिंग्स के ऊपर किए जाते हैं। सो जितना फ्रिक्शन कम करना है उतना बढ़िया फिनिशिंग और पॉलिशिंग जो है ग्राइंडिंग ऑपरेशन के थ्रू इन बेरिंग्स के ऊपर करके क्या किया जाता है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा हाई फिनिश रहेगा, जितना ज़्यादा हाई स्मूथ एरिया रहेगा या सरफेस रहेगा, बेरिंग उतनी ही ज़्यादा स्पीड से काम करेगी, लेकिन फ्रिक्शन बहुत ही कम कर देगी। ये उसका बेनिफिट होता है इन बेरिंग्स के अंदर का, इसीलिए उनके अंदर फिनिशिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए जो मटेरियल इनको बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है या जिन प्रोसेस को इनके ऊपर किए जाते हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर रस्टिंग कभी होता नहीं है। इनकी लाइफ बहुत सालों तक होती है। सही तरीके से इनका रख रखाव किया जाए या उनको मेंटेन किया जाए या उनका मेंटेनेंस किया जाए तो बहुत सालों तक ये अच्छी तरीके से फंक्शन करती है, काम करती है, चलती है। उसके बाद में दूसरा है रेसेस। रेसेस मतलब हम लोगों ने देखा है कि आउटर रेस और इनर रेस, उसी को क्या कहते हैं, रेसेस कहते हैं। तो रेसेस क्या है वो हम लोगों ने देखा, बेरिंग की बॉडी, आउटर बॉडी और इनर बॉडी, उसको ही क्या कहा जाता है, आउटर रेस और इनर रेस। तो ये रेसेस के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि रेसेस क्या है। सो रेसेस बनाने के लिए हाई ग्रेड क्रोमियम निकेल स्टील या क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है। इनर या फिर आउटर रेस में रेस वेज बने हुए रहते हैं। रेस वेज मतलब क्या है, जिनके ऊपर ही क्या करते हैं, ये रोलर्स जो होते हैं, रोलर्स या बॉल जो होते हैं, ये बॉल चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस बेरिंग के ऊपर, तो यहाँ पे एक ग्रूव मिलेगा, इसको क्या कहा जाता है, रेस वेज कहते हैं। इनर रेस वेज और आउटर रेस वेज। आउटर रेस मतलब आउटर रेस के अंदर जो बने हुए रहते हैं उनको आउटर रेस वे कहा जाता है। इनर रेस के ऊपर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनर रेस वेज कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, रेस वेज जो होते हैं, ये रेस वे बनाए हुए रहते हैं जो कि रोलिंग एलिमेंट्स को गाइड करने का काम करते हैं। ये इन पर ग्राइंडिंग, हार्डनिंग और पॉलिशिंग ये प्रोसेस की हुई रहती है। मतलब क्या है, आउटर रेस और इनर रेस जो होती है इनके ऊपर ग्राइंडिंग, हार्डनिंग, पॉलिशिंग ये प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस की हुई रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है, क्या है, केज। तो केज हम लोगों ने देख लिया, बेरिंग एलिमेंट जो है या रोलिंग एलिमेंट जो है उनको पकड़ के रखने का काम किसके थ्रू किया जाता है, केज के थ्रू किया जाता है। सो केज को बनाने के लिए ब्रास, स्टील या प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हर एक रोलिंग एलिमेंट और या दूसरे रोलिंग एलिमेंट से क्वेज द्वारा क्या किए जाते हैं, पकड़ के रखे जाते हैं। एक ही जगह पे पकड़े रखने का काम इस केज के थ्रू क्या किया जाता है, किया जाता है। रोलिंग एलिमेंट्स का केज जो है जब उन रोलिंग एलिमेंट्स को पकड़ता है तो ये खाली उनको अपनी जगह में पकड़े रखने का काम करता है, लेकिन उसके अंदर जो भी रोलिंग एलिमेंट्स होल्ड होते हैं ये अपनी जगह पे घूमने का काम करते हैं। वो फुल्ली लॉक नहीं होते, उसको खाली पकड़ा जाता है। मतलब वो उन जगह से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जहाँ पे वो है उसी जगह पे वो घूमने का काम करते हैं। चाहे वो बॉल होने दो या फिर रोलर होने दो, या फिर वो बैरल रोलर होने दो या फिर वो नीडल रोलर होने दो। आपने केजेस के थ्रू उनको असेंबली में लॉक कर दिया तो वो अपनी जगह पे ही घूमते रहेंगे। सो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जिसके अंदर या जिस असेंबली के अंदर बेरिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे इनकी अलाइनमेंट्स की वजह से क्या है, जो भी चीज़ इनके साथ में जुड़ती है उनको भी वो
उसी डायरेक्शन में या अलाइनमेंट में होल्ड करके रखने का काम करते हैं। ये उसका एक मेन बेनिफिट्स होता है। सो रोलिंग एलिमेंट्स जो है ये किसके थ्रू पकड़े रखे जाते हैं, तो केसेस के थ्रू, केज के थ्रू पकड़े रहते हैं। केज का मतलब क्या है, हम लोग केज मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, केज का मतलब होता है पिंजरा, जिसमें हम लोग पंछियों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ये पंछी नहीं है, यहाँ पे वो केज किसके लिए बनाया गया है, तो जो रोलिंग एलिमेंट्स है बेरिंग के, उनको पकड़े रखने के लिए, अपनी जगह पे स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है, स्थिर मतलब क्या है, खाली वो उनको पकड़ के रखेंगे, उस जगह से उनको निकलने नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे घूमते रहेंगे। सो इसके लिए केजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो रोलिंग एलिमेंट्स का केज इनर और आउटर रेस में या उसके मध्य में, सेंटर में जुड़ा हुआ रहता है। सेंटर में मतलब क्या है, उसके सेंटर में मतलब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे सेट जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट किया गया है उसके सेंटर में, मतलब इन बॉल का जो सेंटर है उसके बराबर मिडल में क्या किया गया है, उसको ज्वाइंट किया गया है। मतलब यही कि वो जो है ये बेरिंग के मध्य भाग में जुड़ा हुआ रहता है। सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केज कहते हैं। तो बेरिंग जो है, उस बेरिंग के जो मेन पार्ट्स है, उन मेन पार्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के मेन पार्ट्स कौन से, उसके कौन से टाइप्स है, कौन से रोलिंग एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो देख लिया। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे उसका एक्सप्लोड व्यू दिखाया गया। एक्सप्लोड व्यू मतलब क्या है कि बेरिंग किस तरीके से एक्चुअल में दिखती है। तो देखिए ये आउटर रेस है, जिसको आउटर रिंग, आउटसाइड रिंग इसके लिए, क्योंकि अभी ये अलग कर दिया है तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, आउटर, आउटसाइड रिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर रेस। ये क्या है, ये इनर रेस। दीज आर द केज। ये क्या है, केज। केज मतलब अभी पता चला केज कैसे है यहाँ पे, तो दो पार्ट्स में इसको बनाया हुआ रहता है, और जब ये असेंबल होती है तो ये रिवेट्स है। देखिए यहाँ पे वो रिवेट्स लिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिवेट्स है, जितने यहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे वो रिवेट्स क्या है, इस्तेमाल में लाए जाएंगे। बॉल से, तो इन स्लॉट के अंदर यहाँ पे वो क्या होता है, इंटरनली डोम शेप होता है। तो बॉल यहाँ पे लॉक तो हो जाता है, लेकिन उसी जगह पे गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन वहां से बाहर नहीं आ सकता। इस तरीके से उनको बनाया गया है। तो इनर रेस के लिए जो वेव बना हुआ रहता है, इनर रेस के बॉडी के ऊपर जो वेव बना हुआ रहता है, वो वेव मतलब रास्ता बना हुआ रहता है इन बॉल्स को चलने के लिए, उसको क्या कहते हैं, इनर वे। क्या कहते हैं हम लोग, रेस वेज। तो इनर रेस वेज, रेस मतलब, रेसिंग का मतलब क्या है, दौड़ना। तो जहां पे वो दौड़ते हैं वो रास्ता, ये रोलिंग एलिमेंट जहां पे दौड़ते हैं, जिस रास्ते पे दौड़ते हैं वो रास्ता, तो इनर रेस वेज। ये कौन सा है, तो आउटर रेस वेज। आउटर रेस वेज मतलब क्या है, बेरिंग की जो आउटसाइड बॉडी है उसके अंदर की तरफ जो बेरिंग एलिमेंट्स को चलने के लिए जो रास्ता बना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, आउटर रेस वेज। ये कौन सा है, इनर रेस वेज। ओके। यहाँ पे क्या है, ये केज का पार्ट है। केज का पार्ट मतलब इनको जोड़ने के बाद केज बन जाएगा, और उसके अंदर वो बॉल फिट किया जाता है। बॉल बिठाने के बाद जब इनको जोड़ते हैं और रिवेट से उनको लॉक किया जाता है रिवेटिंग के जरिए, तो रिवेट कैसे दिखते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया। सो दीज आर नोन एज अ सेपरेटर। ओके, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के टाइप्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया कितने टाइप्स के एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है। रोलर बेरिंग है, निडल रोलर बेरिंग है, टेपर रोलर बेरिंग है। ओके, सो उसके अंदर कौन से बेरिंग्स आते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे कौन सा बेरिंग है, तो बॉल बेरिंग है। कौन सा बेरिंग है, बॉल बेरिंग है। सो अगर हम लोग बात करेंगे तो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो है, उस एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है। उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का जो सिलेक्शन होता है, तो उस वो सिलेक्शन उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी जो दिशा होती है उसके हिसाब से, मतलब फोर्स किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो उसके हिसाब से उन बेरिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है। क्या उनको हाई स्पीड में चलाना है, जहाँ पे खाली स्पीड का ही रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे लोड ज़्यादा कैरी करने वाला नहीं है या कैरी वर्क करने वाला नहीं है, क्या वहाँ पे लोड भी रहेगा और स्पीड भी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी जगह जहाँ पे ओनली लोड ही रिक्वायर्ड है, स्पीड कम रहेगा तो भी चलेगा, स्पीड कम होगा और लोड ज़्यादा रहेगा तो ऐसी जगह, या वो वर्टिकली वर्क कर रहा है, हॉरिजेंटली वर्क कर रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वो लोड काम कर रहा है,
तो उसके हिसाब से जो बेरिंग्स है उन बेरिंग्स को क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है या उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसके अंदर पहली जो बेरिंग है, जनरली हम लोग जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुनते हैं या जिसको देखा है हमारे लाइफ के अंदर, इसको कहा जाता है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग में जो मेन रोलिंग एलिमेंट होता है उसको बॉल कहते हैं। बॉल को जिसके थ्रू हम लोग होल्ड करके रखते हैं उसको केज कहते हैं। केज दो पार्ट्स में होती है जैसे हम लोगों ने देखा, और उसको रिवेटिंग के जरिए जोड़ा जाता है। बॉल और केज, इनको पकड़े रखने का काम जिनके थ्रू किया जाता है वो क्या होता है, इनर रेस और आउटर रेस। मतलब बेरिंग की आउटसाइड बॉडी को आउटर रेस कहा जाता है, और बेरिंग की इनसाइड बॉडी को जहां पे शाफ्ट को बिठाते हैं या शाफ्ट का सपोर्ट जहां पे दिया जाता है या जहां शाफ्ट को सपोर्ट दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, इनर रेस। और इनके अंदर जो रोलिंग एलिमेंट्स है उनके चलने के लिए जो रास्ता बना हुआ रहता है एक, उस रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग, वेज। उनको क्या कहते हैं, रेस वेज। क्योंकि इसको क्या कहते हैं, आउटर रेस, इसको क्या कहते हैं, इनर रेस। तो आउटर रेस और इनर रेस के ऊपर बने हुए वेज को क्या कहा जाता है, रेस वेज। उनको क्या कहते हैं हम लोग, रेस वेज। तो इन रेस वेज का इस्तेमाल यहाँ पे क्या किसके लिए होता है, तो जो रोलिंग एलिमेंट्स है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही सही दिशा में चलाने के लिए इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो इन इस प्रकार के जो बेरिंग्स होते हैं इनके इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर के भाग में पूरे सरकमफेरेंस पर जो है ग्रूव बना हुआ रहता है। क्या होता है, ग्रूव बना हुआ रहता है। इन ग्रूव्स के मिडल में कुछ बॉल्स केज के सहायता से पूरे सरकमफेरेंस पर एक समान डिस्टेंस में क्या किए जाते हैं, लॉक करके बांधे जाते हैं। मतलब क्या है, केज के थ्रू यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट्स को क्या किया हुआ रहता है, बांधा हुआ रहता है। कैसे होता है, तो ये सरकमफेरेंस हो गया। सरकमफेरेंस मतलब क्या हो गया, उस बेरिंग का परिघ हो गया, क्योंकि ये सर्कुलर चीज है। तो यहाँ पे ये उसका सरकमफेरेंस हो गया। तो सरकमफेरेंस के ऊपर क्या करते हैं, रोलिंग एलिमेंट्स को एक समान डिस्टेंस पे, मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, उनको रखा जाता है और उनको केज के थ्रू रिवेटिंग के जरिए लॉक किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो समान डिस्टेंस पे रहे, इक्वली रहे, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैरी करने वाला लोड या स्पीड जो है ये इक्वली डिवाइड हो सके, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो सके। इसके लिए उनको क्या रखा है, इक्वल डिस्टेंस पे सेट किया हुआ रहता है, लॉक किया हुआ रहता है सेट करके। सो ये जो ग्रूव्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर रेसवेज और इनर रेसवेज कहते हैं, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि वो इक्वली चलती रहे, उसके अंदर कोई भी चलते समय डिस्टरबेंस ना है। सो इनमें बॉल्स का दोनों रेस के साथ पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो बॉल कांटेक्ट करता है तो किस तरीके से कांटेक्ट करता है, तो पॉइंट कांटेक्ट करता है। पॉइंट कांटेक्ट मतलब क्या है, अगर हम लोग पॉइंट कांटेक्ट की बात करें तो पॉइंट कांटेक्ट का मतलब क्या है, तो इसको मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम में आने वाली चीज़ें है। चाहे आपका टायर होने दो, मैं आपको पहले एक बार क्लास में बताया, अभी ये वापस मैं आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो आपका ये एक सरफेस हो गया आउटर रेस का, ये कौन सा हो गया, इनर रेस का सरफेस हो गया। तो आपकी इनर रेस की ये बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए बराबर है, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया बेरिंग का। यहाँ पे आपका वो रोलिंग एलिमेंट जिसको हम लोग बॉल कहते हैं, बराबर है, ये आपका बॉल हो गया। और देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, बॉल हो गया। और उसके बराबर नीचे क्या है, आपका इनर रेस जो है, ये इनर रेस का पार्ट हो गया, बराबर है, ये आपकी क्या हो गई, बेरिंग हो गई। यहाँ पे ये बॉल किस तरीके से कांटेक्ट करता है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये लाइन हो गया और ये बॉल हो गया। तो ये जो कांटेक्ट यहाँ पे जनरेट होता है ये पॉइंट की तरह होता है, एक पॉइंट की तरह दोनों साइड में। पूरा बॉल कांटेक्ट में आता है क्या, नहीं, जब भी ये कांटेक्ट करता है तो पॉइंट कांटेक्ट करता है। ये पॉइंट कांटेक्ट की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। पूरा का पूरा उसका जो हिस्सा है या बॉडी है ये कभी बेरिंग के साथ में कांटेक्ट में नहीं आती है, या उन सरफेस के साथ में पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं आती, जिसकी वजह से सबसे कम फ्रिक्शन यहाँ पे पैदा होता है। ये जो बेरिंग्स है, इन बेरिंग्स को इसकी वजह से ज़्यादा लुब्रिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
सो ये ध्यान में रखना है कि जो बॉल बेरिंग्स होती है उसके अंदर जो कांटेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट कांटेक्ट। सो इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन कम करने के लिए, क्योंकि देखिए ये बेरिंग्स बॉल बेरिंग्स है, पॉइंट कांटेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर वैसे भी क्या है, साउंड कम क्रिएट होता है। लेकिन वहां पे आवाज क्यों आ सकता है, अगर हम लोग वहां पे कोई लुब्रिकेटिंग मीडिया इस्तेमाल ना करें। सो लुब्रिकेटिंग मीडिया मतलब ऑयल, ग्रीस जैसी चीजें। तो ये ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन को कम करना है या फिर साउंड को कम करना है। बेरिंग चल रही है तो उसका आवाज ना आए, फ्रिक्शन कम हो, इसी के लिए जो बॉल बेरिंग्स होती है उसके अंदर ग्रीसिंग और ऑयल जो है ये किया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है, ऑयलिंग किया जाता है। सो बॉल बेरिंग का यूज जो है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, बॉल बेरिंग का जो यूज है ये सबसे कम लोड और हाई स्पीड, लेस लोड और हाई स्पीड मतलब ज्यादा गति जहां रिक्वायर्ड होती है वहां पे बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या समझ लिया कि बॉल बेरिंग जो है, इन बॉल बेरिंग को जहां पे लोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहां पे लोड नहीं है ऐसी जगहों पे, लेकिन जहां पे स्पीड की रिक्वायरमेंट है ऐसी जगह पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे तो बेरिंग जो है इसके अंदर अगर हम लोग ग्रीस या लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल ना करें या ऑयल का इस्तेमाल ना करें तो उसके अंदर क्या हो जाता है, करोजन आ जाता है, रस्टिंग होना चालू हो जाता है, और ये क्या करते हैं, रोलिंग एलिमेंट को डैमेज करने का काम करते हैं। दीज आर नोन एज ऑक्सीलेशन। ओके, तो इसको कम करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्या होती है, उन बेरिंग्स को सही तरीके से क्लीन करके उनको इस्तेमाल में लाने की मतलब क्या है, जो पुराना वाला ऑयल और ग्रीस है उसको पूरी तरीके से निकालना है, वापस नया ऑयल और ग्रीस जो है, लुब्रिकेशन जो है, ये पर्टिकुलर समय के बाद या पीरियड के बाद आपको उसको क्या करना है, क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर रेसवेज और इनर रेसवेज। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो हमेशा ये एक तरीके से स्पॉट की तरह चालू हो जाता है जो रस्टिंग होता है या करोजन होता है, और बाद में ये रस्ट में बदल जाता है, मतलब उसके पोपड़े निकलना चालू हो जाता है, ये रफ सरफेस क्रिएट करता है, और जिसका मतलब क्या है, जो रोलिंग एलिमेंट्स है उसके चलने के लिए या रनिंग के लिए ये क्या करता है, तो रेजिस्ट करता है, एक अड़थड़ा क्रिएट करता है, या एक रोक वहां पे लगा देता है, जिसकी वजह से क्या है, उस रोक लगने की वजह से या विरोध करने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये जो रोलिंग एलिमेंट्स है ये घिस जाते हैं और बेरिंग जो है ये आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, मतलब आपको उसको फेंक देना है और उसकी जगह पे नई बेरिंग लगानी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉल बेरिंग क्या है और उसके पार्ट्स कौन से हैं ये देख लिया। सो बॉल बेरिंग ये एक ही टाइप में नहीं आती है, इसके बहुत सारे टाइप्स है, उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है उनके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। सो अगर हम लोग देखेंगे तो बॉल बेरिंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है, उसके कुछ जनरल एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जनरली बॉल बेरिंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में आती है। सो उसमें से देखो, मोटर्स के अंदर ये बॉल बेरिंग इस्तेमाल की गई है, जिसके ऊपर दिखाया है ग्रीन कलर का ये केस लगाया गया है, सेफ्टी केस, जिसकी वजह से क्या है, अंदर का जो भी लुब्रिकेटिंग मटेरियल है ये बाहर नहीं आ सकता है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन का मेथड चलता रहता है। सेम एक्चुअल में मोटर में वो कैसे बेरिंग बिठाई गई है, एक यहाँ पे बेरिंग है हाउसिंग के अंदर और एक यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर बिठाई गई है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों ने प्लमर ब्लॉक देखा था, तो प्लमर ब्लॉक में हम लोग फ्रिक्शनल बेरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से वो काम करती है, तो यहाँ पे दिखाया है कि बॉल बेरिंग असेंबली को किस तरीके से यहाँ पे बिठाया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मोटर्स के अंदर इस्तेमाल में आने वाले या शाफ्ट को सपोर्ट देने वाले जो सिस्टम्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लमर ब्लॉक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लमर ब्लॉक्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। और उसको लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे वो रास्ते बनाए गए हैं जिस जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लुब्रिकेशन कंटिन्यूसली कर सकते हो। तो ये सभी यहाँ पे हम लोगों ने इस जो स्लाइड है उस स्लाइड के अंदर देख लिया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये व्हील ब्रेक असेंबली है, जो हमारी फोर व्हीलर्स रहती है, कार्स रहती है या ट्रक्स रहते हैं, बसेस रहती है, उनके अंदर ये असेंबली हम लोगों को मिलती है फोर व्हील के अंदर। तो फोर व्हील ड्राइव के अंदर जो असेंबली मिलती है तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो बेरिंग्स यहाँ पे लगाया हुआ है,
कौन से टाइप के हैं, तो टेपर रोलर टाइप के हैं। तो ये बेरिंग्स यहाँ पे बिठाए गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग्स आर यूज। सो अलग अलग टाइप के बेरिंग जो है ये हम लोगों को कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारी बाइक, कार, इनके अंदर इस्तेमाल किए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे वो व्हील ब्रेक असेंबली है वो दिखाई गई है, और उसके अंदर हम लोग बेरिंग कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे है बेरिंग्स, यहाँ पे बेरिंग इस्तेमाल की गई है, वो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से उसको बिठाया गया है। ये असेंबली में उसको जो पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, यहाँ पे हमारा टायर बैठता है। ये जो आप थ्रेडेड सेक्शन देख रहे हो, स्टड देख रहे हो, इन स्टड का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर हमारा टायर बैठेगा, फिर इसको नट के जरिए लॉक किया जाता है। उसको फ्री मूवमेंट देने के लिए इन बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये बेरिंग क्या है, कौन से टाइप की, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अभी नहीं बताऊंगा। खाली आपको ये बता रहा हूँ कि बेरिंग किस तरीके से कौन सी जगह पे इस्तेमाल में लाई जाती है, और इनका यूज जो है ये मैं बाद में आगे जो बेरिंग के टाइप्स आएंगे जिसके अंदर हम लोग को इनके बारे में सीखना है, तो वहाँ पे मैं उसका एग्जाम्पल आपको बताता जाऊंगा। तो ये हो गया व्हील ब्रेक असेंबली कार का, या बड़े जो 4 व्हील ड्राइव्स होते हैं, या मोर देन 4 व्हील ड्राइव्स जो भी ड्राइव होते हैं उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेम यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखाया गया है किस तरीके से बेरिंग्स को यहाँ पे लगाया गया है। ओके, तो ये व्हील है, व्हील, और वो व्हील जिसके ऊपर बिठाया गया वो शाफ्ट, जैसे हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा था, सेम एज इट इज यहाँ पे वो दिखाया गया है बेरिंग्स को किस तरीके से बिठाया गया है। उसके बाद ये गियर बॉक्स के अंदर बड़े बड़े जो गियर बॉक्स होते हैं या मशीन्स होती है लिफ्ट करने वाली, तो उनके अंदर जो बेरिंग्स इस्तेमाल में लाई जाती है, तो यहाँ पे उन बेरिंग्स के किस तरीके से इस्तेमाल किए, कितनी बड़ी बेरिंग्स है जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। शाफ्ट के ऊपर उनको माउंट किस तरीके से किया गया है ये भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो गियर बॉक्स के अंदर उन बेरिंग्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे साइकिल के अंदर अलग अलग टाइप के बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे कि स्प्रॉकेट हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, उसके अंदर भी बेरिंग देखिए यहाँ पे, ये क्या है, डायरेक्शन को सेट करने के लिए ये लीवर्स रखे गए हैं, रैचेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये रैचेट्स है, ये एक ही वजह से साइकिल आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ हम लोग पैडल को चलाएंगे तो ये फ्री हो जाती है, फ्री व्हील बन जाती है। सो एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो ओपन असेंबली है उसको यहाँ पे दिखाया गया है नीचे की तरफ। वही अगर हम लोग देखेंगे तो व्हील बेस जो व्हील्स है, उन व्हील्स के अंदर इसी तरीके से बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पे क्या होता है, ओपन बॉल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बेरिंग को क्रिएट किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, फिर उसके अंदर उन बॉल्स को लगाते हैं और उसके ऊपर वो नट लगाया जाता है। कुछ जगह पे क्या होता है, डायरेक्टली बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बॉल बेरिंग को फिट किया जाता है कुछ साइकिल्स के अंदर। वैसे यहाँ पे देखिए बॉल बेरिंग का इस्तेमाल दिखाया गया है। वैसे ही जो पैडल, साइकिल का पैडल बिठाया जाता है वहाँ पे भी बॉल बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है इस तरीके से, जो कि क्या करती है, उस पैडल को सपोर्ट देके फ्रीली चलाने का काम करती है, मतलब लोड कम लगता है पैर के ऊपर, घुटने आपके बच जाते हैं घिसने से। उसके बाद जो हैंडल होता है साइकिल का, वो साइकिल का हैंडल जहाँ पे बिठाया जाता है उसकी पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई, किस तरीके से उसको रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे जो बेरिंग है इसको थ्रस्ट बेरिंग कहते हैं। कि ये कैसे होती है, तो नीचे की तरफ एक डिश होती है, उसके ऊपर बॉल का एक केज लगा हुआ सर्कुलर डिस्क लगाया जाता है, और उसके ऊपर और एक डिश लगाई जाती है, और फिर उसके ऊपर अपना हैंडल जो है ये हैंडल माउंट होता है, जिसकी वजह से, इस बेरिंग की वजह से हम लोग हैंडल को किसी भी कंडीशन में इजीली इधर उधर घुमा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बेरिंग। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि बेरिंग का इंजन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के इंजन यहाँ पे दिखाए गए, जिनके अंदर गियर ट्रांसमिशन है, गियर ड्राइव ट्रांसमिशन है, यहाँ पे वो दिखाया गया है। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप की बेरिंग जो है यहाँ पे इस्तेमाल में लाई गई है। यहाँ पे एक बेरिंग बिठाई गई, इधर एक बेरिंग बिठाई गई, उसका कट सेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे एक बेरिंग है उसका कट सेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे एक बेरिंग बिठाई गई है, यहाँ पे एक बेरिंग है, यहाँ पे एक बेरिंग बिठाई गई है। ओके, वैसे ही बेरिंग्स असेंबली इसके अंदर भी की गई है, और उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है कहाँ पे वो बेरिंग्स बिठाई गई है। जेसीबी के अंदर इस्तेमाल में होने वाली बेरिंग्स यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन जेसीबी में एक बेरिंग इस्तेमाल में होती, अलग अलग टाइप्स की बेरिंग इस्तेमाल में आती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये असेंबली दिखाई है जहाँ पे ये बेरिंग घूमती हुई दिखाई दे रही है, कि मोटर पावर जनरेट कर रही है और इसको घुमा रही है इस व्हील को, और यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए प्लमर ब्लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से बेरिंग जो है या शाफ्ट जो है वो शाफ्ट कैसे चलता है, तो एक्सिस के थ्रू, एक्सिस को कैसे चलता है, पैरेलल घूमता है, सेंटर में घूमता है, इसेंट्रिक नहीं घूमता। और उसके बाद में यहाँ पे और एक बेरिंग लगाई गई कि जो मूवमेंट को फ्री कर सके,
लोड को और ज़्यादा कम करके ट्रांसमिशन को आगे तक ले जा सके। सो वहाँ पे बेरिंग जो है ये रोलर बेरिंग या फिर बॉल बेरिंग यहाँ पे इस्तेमाल की हुई दिखाई दे रही है हम लोग ड्राइंग में। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग, इसके बाद हम लोगों को जो देखना है ये जेसीबी और अदर जो पार्ट्स है उसके अंदर बेरिंग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कितने टाइप्स के बेरिंग्स है। तो देखिए ये बुश बेरिंग, बहुत सारे टाइप्स के बुश बेरिंग जो है उन बुश बेरिंग को जेसीबी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इतने टाइप्स के जो बुश बेरिंग है, रिंग्स बेरिंग है, वो उनको क्या किया गया है, जेसीबी के अंदर इस्तेमाल में लाया गया है और उनको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। इतने टाइप्स के जो बेरिंग्स है जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल बेरिंग्स, उन फ्रिक्शनल बेरिंग को जेसीबी के अंदर इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल में आती है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक है उसको ओपन करके दिखाया है। ये स्पिंडल असेंबली है, यहाँ पे ये चक लगाया हुआ है, लेथ मशीन का चक जो है ये यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे क्या है, तो आपका बराबर देखिए मैं यहाँ पे स्क्वेयर से आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पे बेरिंग बिठी हुई रहती है। तो यही असेंबली यहाँ पे है, वो देखिए रोलर बेरिंग जो है, ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग जो है यहाँ पे इस जगह पे बिठाई हुई रहती है यहाँ पे। ओके, तो इसके अलावा जो गियर चेंजिंग लीवर्स होते हैं जो इस लेथ मशीन के स्पीड को हेड स्टॉक के जरिए कंट्रोल करने का काम करते हैं या स्पीड को चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, उन लीवर्स को चेंज करने के लिए, इजीली उनका मूवमेंट करने के लिए वहाँ पे बेरिंग इस्तेमाल में लाए जाते हैं। रोलर बेरिंग्स, सॉरी राउंड अपने बॉल बेरिंग्स वहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वो कहाँ पे होता है, तो मशीन की जो बॉडी होती है, हेड स्टॉक के बॉडी के अंदर वो बेरिंग असेंबली फिटेड रहती है जिसके अंदर से लीकेज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और उनके थ्रू क्या होते हैं, इन गियर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये क्या है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो लेथ मशीन का स्पिंडल असेंबली है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। मतलब बेरिंग किस कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कौन सी जगह पे बैठी हुई है, तो यहाँ पे बैठी हुई रहती है। उसको कंटिन्यूसली हम लोगों को ग्रीसिंग और ऑयलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए वहाँ पे क्या होता है, एक होल दिया हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेस बॉल होल के थ्रू ऑयल और ग्रीस जो है उसके अंदर से बेरिंग की तरफ छोड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद हम लोगों को देखना है वो टाइप्स ऑफ बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग हम लोगों ने देख लिया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, उसके पार्ट्स कौन से हैं। तो बॉल बेरिंग में टाइप्स है, जैसे कि सिंगल रो बॉल बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग। मतलब क्या है, अगर बॉल बेरिंग में एक ही रो है तो उसको सिंगल रो कहा जाता है। ओके, और अगर वही रो दो हिस्सों में बनाई गई है तो उसको डबल रो बॉल बेरिंग कहते हैं। तो सिंगल रो मतलब क्या है, जनरल इस्तेमाल में सिंगल रो का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ पे लोड ज़्यादा है, लोड और स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे डबल रोलर बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने बेरिंग के पार्ट्स पहले ही देखे, रोलिंग एलिमेंट्स मतलब बॉल, उसको लॉक करने के लिए केज, रिवेट्स, इनर रेस, आउटर रेस, जिसको कुछ लोग आउटर रिंग कहते हैं और इनर रिंग भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली इनर रेस और आउटर रेस से उसको पहचाना जाता है। येलो कलर में जो देखा है वो सेफ्टी कवर है, क्योंकि हम लोग जब इसके अंदर ग्रीसिंग और ऑयलिंग करते हैं तो वो बाहर ना आए, इसके लिए लॉक करने के लिए सीलिंग डिस्क होती है। तो यहाँ पे दिखाई गई है सीलिंग डिस्क, जो क्या करती है, सीलिंग का काम करती है। तो अलग अलग कलर्स के होते हैं, कंपनी के ऊपर ये कलर डिपेंड होते हैं। कुछ ब्लू कलर से दिखाई जाती है, कुछ ब्लैक कलर में होती है, कुछ सिल्वर कलर में, मतलब बेरिंग के बॉडी का जो कलर है उसी कलर में भी कुछ होती है, कुछ येलो कलर्स में दिखाई जाती है, अलग अलग कलर इसमें। तो ये सिंगल रो बॉल बेरिंग है और डबल रो बॉल बेरिंग है। तो सिंगल रो बॉल बेरिंग के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। ऐसी बेरिंग जिनके अंदर एक ही स्लॉट बना हुआ रहता है बॉडी में, और जिनमें बॉल्स का एक ही रो बिठाया हुआ रहता है। एक ही रो मतलब, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति अगर हम लोग बोल सकते हैं, या लाइन। बॉल्स की एक ही लाइन या एक ही कतार बनी हुई रहती है। यहाँ पे कितनी होती है, दो। यहाँ पे सिंगल में कितनी होती है, एक। तो यहाँ पे एक ही रो होता है बॉल का। उसी को क्या कहा जाता है, सिंगल रो बॉल बेरिंग कहते हैं। इस बेरिंग का इस्तेमाल जो है, इनका इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहां पे लोड
चारों साइड से वर्क करता है। चारों साइड से वर्क करता है मतलब मल्टी डायरेक्शनल लोड जहाँ पे है वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, इन बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल रो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हाई स्पीड है वहीं पे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ ऑल ये जो सिंगल रो बॉल बेरिंग है ये जनरल वर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है डबल रो बॉल बेरिंग। ऐसे बेरिंग जिनके आउटसाइड तथा इनसाइड रिंग में दो स्लॉट या ग्रूव्स जो है सरकमफरेंस में बने हुए रहते हैं। ग्रूव्स मतलब ये ग्रूव जहाँ पे ये बॉल जिनके थ्रू घूमते रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेस वेव्स। ओके, दीज ग्रूव्स आर नोन एज अ रेस वेव्स। तो रेस वेव्स बने हुए रहते हैं, दो रेस वेव्स बने हुए रहते हैं तथा इनमें बॉल्स की दो लाइंस या रोज बिठाई गई रहती है। इनको ही डबल रो बॉल बेरिंग कहते हैं। इन बेरिंग का यूज जो है एक ही डायरेक्शन से आने वाला लोड या एक ही डायरेक्शन में काम करने वाला लोड जहाँ पे है उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो डबल रो बॉल बेरिंग है ये इस डबल रो बॉल बेरिंग के कुछ बेनिफिट्स है। ये बेरिंग फ्रिक्शनल रेस बेरिंग होती है, मतलब इस बेरिंग के अंदर घर्षण होता ही नहीं, ना के बराबर, सबसे कम। ये बेरिंग फ्रिक्शनलेस बेरिंग है। ये एक डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन से आने वाला जो भी लोड होता है इस लोड को आसानी से कैरी करती है। एक ही डायरेक्शन से आने वाले लोड को आसानी से कैरी कर सकती है। इसे जहां पे हेवी लोड वर्क है या हेवी वर्क है वहां पे इस बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जहां पे हेवी लोड है और लेस फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या करते हैं, इस बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इस बेरिंग में जो ग्रूव्स बने हुए रहते हैं या रेसवेज बने हुए रहते हैं जो कि क्वांटिटी में दो होते हैं, इन रेसवेज की वजह से ये बेरिंग अच्छी तरीके से रोलिंग एलिमेंट को ग्रिप प्रोवाइड करती है और घूमने के लिए हेल्प करती है। ये उसके कुछ बेनिफिट्स है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल रो बॉल बेरिंग और डबल रो बॉल बेरिंग क्या है इनके बारे में जानकारी ली है। इसके बाद हम लोगों को जिन बेरिंग्स के बारे में देखना है वो है सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग्स एंड रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। सेल्फ अलाइन एंड रेडियल कॉन्टैक्ट। तो सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग के बारे में जानते हैं। ये सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग, ये बेरिंग जर्नल लोड को उठाने का काम करती है। मतलब क्या है, शाफ्ट के ऊपर आने वाले लोड को अपने अंदर लेने का काम करती है। इसीलिए इन बेरिंग को उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे शाफ्ट जो है वो शाफ्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड वर्क करता है। ऐसी जगहों पे सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। ये बेरिंग शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के दौरान झुके रहते हैं। मतलब क्या है कि जो बेरिंग है ये शाफ्ट अगर मिस अलाइन होता है, अपनी जगह बदलता है, तो फिर भी उसको अलाइन करने का काम सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग के जरिए किया जा सकता है। इस प्रकार के बेरिंग की आउटर रेस में एक स्फेरिकल बोर बना हुआ रहता है। स्फेरिकल बोर मतलब क्या है, जो हमारी कढ़ाई जैसा शेप होता है वैसा कॉनकेव शेप। तो ये जो अंदर आउटर रेस है, इस आउटर रेस का इंटरनल सेक्शन जो होता है वो कढ़ाई के जैसा बना हुआ रहता है, ऐसे स्माइल के जैसा, जैसे हम लोग स्माइल का शेप बोलते हैं वैसे। सो जिसकी वजह से बेरिंग जो है इसके अंदर फ्रीली घूम सकती है इस तरीके से। तो स्पेरिकल बोर बना हुआ रहता है। इन बेरिंग का यूज जो है हाई रेडियल लोड जहां पे है वहां पे किया जाता है। हाई रेडियल लोड जहां पे है उन जगहों पे इन बेरिंग्स का इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जो बेरिंग हम लोग देख रहे हैं इसको कहा जाता है रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। थोड़ी सी इसको एंगुलर सेक्शन में बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप्स बने हुए रहे, इस बेरिंग के आउटर रेस में क्या बना हुआ है, स्टेप बना हुआ रहता है। वैसे कुछ जगहों पे यहाँ पे भी वो स्टेप्स हम लोगों को दिखाई देती है, या ग्रूस जो है या पार्ट जो है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और इनके बीच में इन बॉल्स को फंसाया हुआ रहता है। सो ये जो रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सो इस प्रकार की बेरिंग जो है, उन बेरिंग का यूज जो है या उपयोग जो है हाई स्पीड और हाई लोड, जहां पे हाई स्पीड और हाई लोड में काम करना है उन जगहों पे किया जाता है। इन बेरिंग्स के अंदर एक कॉलर बनी हुई रहती है, कॉलर मैंने आपको पहले ही दिखाया है, कॉलर बनी हुई रहती है। जब शाफ्ट के ऊपर लोड डाला जाता है या भार डाला जाता है तो बेरिंग में एक्सियल प्ले जो है, ये एक्सियल प्ले पूरे तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सो एक्सियल प्ले मतलब क्या है, बेरिंग का एक्सिस है, एक सेंटर है, वैसे ही इसके अंदर इनर रेस में बैठने वाला जो शाफ्ट है उसका भी एक्सियल क्या है, एक्सिस है। उस एक्सियल प्ले मतलब क्या है, एक्सिस के साथ में घूमते समय उसको क्या कहा जाता है, एक्सियल प्ले मतलब क्या है, एक्सिस के साथ समांतर जो घूमना होता है शाफ्ट का गोल गोल, उसको कहा जाता है एक्सियल प्ले। तो ऐसे समय पे जब उस शाफ्ट के ऊपर लोड डाला जाता है तो उसका एक्सियल प्ले जो होता है, मतलब अपने सेंटर के साथ में घूमना जो होता है, ये पूरे तरीके से उसके अंदर क्या होता है, डिस्टरबेंस आता है। तो वो जो मिस अलाइनमेंट होता है उसको पूरे तरीके से निकाल डालने का काम इस बेरिंग को इस्तेमाल करके किया जाता है। सो जो कॉलर्स है वो कॉलर्स क्या करते हैं, जो भी मिस अलाइनमेंट होती है या प्रेशर जहां पे उसके ऊपर वर्क करता है किसी भी डायरेक्शन से, तो उस समय पे उन प्रेशर को वो क्या करती है, कॉलर के जरिए रोक देती है और शाफ्ट के मूवमेंट को सेंटर में ही रखने का काम करती है। ये इसका एक बेनिफिट है। और इसकी वजह से जो एक्सियल प्ले आता है एक्स्ट्रा हेवी लोड की वजह से, वो एक्सियल प्ले, अनवांटेड एक्सियल प्ले को कम करने का काम इसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों को बेरिंग देखनी है या जिस बेरिंग के बारे में हमको सीखना है उसको कहा जाता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। ये सिंगल रो में भी होती है और डबल रो में भी मिलती है, सिंगल रो डबल रो इनके अंदर भी मिलती है। ये बेरिंग एक्सियल थ्रस्ट के साथ, ये बेरिंग एक्सियल थ्रस्ट के साथ रेडियल जो लोड होता है, इस रेडियल लोड को सहन करने में सक्षम होती है या कैपेबल होती है। मतलब क्या है, इसके ऊपर एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल लोड दोनों अगर काम करेंगे तो भी ये अच्छी तरीके से, आराम से, सहज तरीके से अपना काम करती रहेगी। मूवमेंट जो है शाफ्ट का वो मूवमेंट देती रहेगी, उसके अंदर कोई भी वहां पे इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे वो रेडियल लोड होने दो या फिर एक्सियल थ्रस्ट होने दो। ड्राइंग में हम लोगों ने ये जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है सिंगल रो और डबल रो दोनों को देख लिया है, और उसके जो ड्राइंग है, स्केच है कट सेक्शन के, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है। तो उनका कांटेक्ट किस तरीके से होता है, दोनों का किस तरीके से उन बॉल्स को बिठाया गया है केज के थ्रू, वो दिखाया गया है। दीज आर द केज, ये केज का सेक्शन दिखाया गया है ब्लैक कलर से यहाँ पे ड्राइंग में, और वो किस तरीके से वर्क करता है, बॉल का कांटेक्ट कैसे होता है, कौन से एंगुलर डायरेक्शन में होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। एक ऐसे और दूसरा ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे वो डायरेक्शन दिखाया गया है। टू वे में इस तरीके से डायरेक्शन होता है, सिंगल वे में इस तरीके से वो डायरेक्शन दिखाया गया है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग जो है, ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे देख लिया है। अभी हम लोगों को जो देखना है उसको कहा जाता है थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग, इसका मैंने आपको दिखाया था, हमारा जो साइकिल का हैंडल है, बाइक का जो हैंडल है,
इनके अंदर इन बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 पार्ट्स में आती है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3, 1 2 3। एक होता है हाउसिंग वॉशर, उसके बाद में रोलिंग एलिमेंट विथ केज, और नेक्स्ट जो होता है वो शाफ्ट वॉशर के नाम से दिखाया जाता है। तो ये 3 है। इसके अंदर क्या बने हुए रहते हैं? तो रेस वेस बने हुए रहते हैं। आउटर रेस, इनर रेस, ये इसके अंदर नहीं होता है। तो उसको क्या कहते हैं? हाउसिंग वॉशर। हाउसिंग मतलब जो कि हब में जाके बैठता है, बेरिंग का जो ग्रूव होता है उसके अंदर, जहाँ पे बेरिंग बिठानी है उसके अंदर सबसे पहला जाके बैठने वाला, इसीलिए क्या कहा जाता है? हाउसिंग वॉशर। उसके बाद क्या होता है? रोलिंग एलिमेंट विथ केज। तो रोलिंग एलिमेंट चाहे वो बॉल हो सकता है या फिर रोलर हो सकता है, यहाँ पे वो दिखाया है। टेपर रोलर हो सकता है, बैरल रोलर हो सकता है, पेन रोलर हो सकता है, बॉल हो सकता है। और उसके बाद में उन रोलिंग एलिमेंट्स को कवर करने का जो पार्ट होता है बेरिंग का, उसको क्या कहते हैं? शाफ्ट वॉशर कहते हैं। मतलब शाफ्ट किसके साथ में जुड़ता है? तो इस वॉशर के थ्रू बेरिंग के अंदर जुड़ जाता है। तो ये जो है ये थ्रस्ट बेरिंग है। उसका स्केच डायग्राम यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो थ्रस्ट बेरिंग है, ये बेरिंग थ्रस्ट लोड जो होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला वर्टिकल लोड जो होता है, उस वर्टिकल लोड को सहन करने के लिए इस बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे समय पे किसी मूवमेंट में शाफ्ट अगर वर्टिकल मशीन के साथ में वर्टिकली घूम रहा है और उसको सपोर्ट देना है, तो इन बेरिंग का वहां पे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। सो सेम हमारे साइकिल के अंदर या बाइक के हैंडल के अंदर हम लोगों को वही बेरिंग की असेंबली दिखाई देती है। लेकिन ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग रेडियल लोड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सो इन बेरिंग्स के ऊपर अगर रेडियल लोड आए तो ये बेरिंग काम करना बंद कर देगी या वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो सकती है। इसीलिए ये रेडियल थ्रस्ट जो है, उन रेडियल थ्रस्ट मतलब अपवर्ड थ्रस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, अपवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला या नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला जो थ्रस्ट है, उन थ्रस्ट को, लोड को सहन कर सकती है। लेकिन रेडियल लोड जो होता है उसको ये सहन नहीं कर सकती, ये खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। एक्सियल लोड सहने लायक कुछ स्पेशल थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है, ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे कि वर्टिकल थ्रस्ट बेरिंग है, व फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बेरिंग है। ओके, तो थ्रस्ट बेरिंग क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सो हम लोगों ने रेडियल लोड देखा, थ्रस्ट लोड देखा। तो रेडियल लोड मतलब क्या है और वो कैसे बेरिंग के ऊपर वर्क करता है, चाहे वो बॉल बेरिंग हो या फिर आपकी जर्नल बेरिंग्स हो, मतलब फ्रिक्शनल बेरिंग हो, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग हो, चाहे वो बॉल बेरिंग हो या रोलर बेरिंग हो, हर बेरिंग के ऊपर ये लोड या फोर्सेज जो है ये काम करते हैं। वो किस तरीके से वर्क करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये रेडियल लोड जो है ये शाफ्ट के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला लोड है। सो जब ये लोड शाफ्ट के ऊपर वर्क करता है, मशीन के पार्ट के साथ में ये शाफ्ट जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर मशीन के जो पार्ट्स है उनका लोड है, तो ये लोड कौन से डायरेक्शन में है? तो ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये लोड बेरिंग के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालता है? ये बेरिंग को अंदर की तरफ झुकाने का काम करता है। तो शाफ्ट के ऊपर आने वाला लोड इन रोलिंग एलिमेंट्स के ऊपर आ जाता है, इन रोलिंग एलिमेंट्स के ऊपर आता है। तो पूरे बॉडी में ये लोड नहीं होता है, ये इनर रेस जो होता है, इनर रेस के थ्रू रोलिंग एलिमेंट जो है जो कि नीचे की तरफ आते हैं, उनके ऊपर वो दबाव डाला जाता है। और फिर वो कहाँ पे आता है? आउटर रेस के ऊपर। तो वो लोड जो है वो उसका डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। वो लोड एक वहाँ पे कर्व बनाता है, अपनी एक तय सीमा बनाता है कि ये लोड कहाँ से चालू होता है। तो यहाँ से वो लोड आना चालू होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है इस पोजीशन में, और वापस जैसे वो गोल गोल शाफ्ट घूमता है उसके साथ में ये लोड उन जगहों से कम होता हुआ ऊपर की तरफ आके रुक जाता है। मतलब क्या है? उसका बाकी का सेक्शन जो होता है बेरिंग का, इसके ऊपर वो लोड आता नहीं है। तो वो जो लोड है उसको इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है?
इक्वल डिस्टेंस में इन बॉल्स को क्या किया हुआ रहता है, सेट किया हुआ रहता है। सो जब ये लोड शाफ्ट के ऊपर काम कर रहा है और शाफ्ट घूम रहा है लोड के साथ में, उस समय पे जब बॉल्स जो है जो आगे पीछे घुमाए जाते हैं, उस समय पे उन बॉल्स को सपोर्ट दिया जाता है। तो हर कोई बॉल जो है यहाँ पे उस लोड को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से एक्सियल और रेडियल लोड जो होते हैं, उन एक्सियल और रेडियल लोड को क्या किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे बेरिंग सरफेस एरिया में। ओके, तो ये रेडियल लोड के बारे में हम लोगों ने देखा। उससे क्या होता है, थ्रस्ट लोड होता है। थ्रस्ट लोड मतलब क्या है, एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड कैसे होता है, तो सेंटर से चलता है, मतलब शाफ्ट का मोमेंटम कैसा है, ये लोड यहाँ से एक साइड से आके दूसरे साइड से वो निकल के जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट लोड कहते हैं। यहाँ पे बेरिंग को दोनों साइड से लॉक करने की रिक्वायरमेंट होती है अगर शाफ्ट का मोमेंटम अलग रहेगा तो ऐसे पोजीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो चलने की दिशा है या डायरेक्शन है या वे है, वो किस तरीके से लोड अपना एक एरिया दिखाता है, सेम एज इट इज ऐसे एरिया में वर्क करता है। कौन से डायरेक्शन में वो थ्रस्ट लोड वर्क करता है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन है, तो थ्रस्टिंग लोड जो रहता है वो कैसे भी डायरेक्शन में घूम सकता है। और कॉम्बिनेशन लोड, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, रेडियल और थ्रस्ट लोड एक साथ में वर्क कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन लोड कहलाता है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी, जिस डायरेक्शन से लोड अप्लाई होता रहेगा या डायरेक्शन जो है लोड अपना चेंज करता हुआ रहेगा, तो ये जो उसका ग्राफ है लोड का वर्क करने का, ये ग्राफ भी हमेशा कैसे होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे है, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे आएगा, कुछ समय के बाद यहाँ पे आएगा, वापस कुछ समय के बाद उसी पोजीशन में आ जाएगा। सो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन लोड कहते हैं। मतलब जहाँ पे रेडियल थ्रस्ट लोड के अलावा भी दूसरे लोड भी एक साथ काम करते हैं, सो दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन लोड। तो हम लोगों ने रोलिंग एलिमेंट्स में या एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में जो मेन दो टाइप्स है, जैसे कि बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग, उसमें से बॉल बेरिंग क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, और उसके ऊपर जो वर्क करने वाले लोड्स है वो कौन से हैं। तो ये ध्यान में रखना है, चाहे वो बॉल बेरिंग हो या रोलर बेरिंग हो, मतलब ही जिनको हम लोगों ने कहा है कि एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग और फ्रिक्शनल बेरिंग। सो फ्रिक्शनल बेरिंग या एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग कौन से भी टाइप की बेरिंग्स होने दो, लोड काम करेगा, या बिना लोड के ये बेरिंग्स वर्क नहीं कर सकती। तो वर्क लोड और वर्किंग स्पीड, इनके ऊपर बेरिंग को सिलेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेडियल लोड क्या है वो भी देख लिया, और थ्रस्ट लोड क्या है वो भी यहाँ पे समझ लिया, कॉम्बिनेशन लोड क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में बॉल बेरिंग और उसके जो टाइप्स है, ये टाइप्स का सेक्शन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग रोलर बेरिंग, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का जो सेकंड पार्ट है रोलर बेरिंग, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।